Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about domain, codomain and range of a function. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली देख लिया था कि फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, फंक्शन को हम कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है, हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये सब देखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि डोमेन क्या होगी फंक्शन की रेंज क्या होती है और फंक्शन की कोडोमेन क्या होती है। तो अगर हम बात करें डोमेन का मतलब क्या है कि फंक्शन जो वैल्यूज ले सकता है, जो भी वैल्यूज फंक्शन ले सकता है, उन वैल्यूज के सेट को हम बोलते हैं डोमेन। अब यहां पर जैसे मान लीजिए हम कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जैसे देखा था, ये मान लीजिए सेट ए है और ये मान लीजिए सेट बी है। तो इस सेट से हम एलिमेंट्स को ऐसे कनेक्ट कर रहे थे। तो बेसिकली हम कर क्या रहे थे, यहां पर हम लोग इस सेट से एलिमेंट्स ले रहे थे और इस सेट से एलिमेंट लेके हम इधर कनेक्ट कर रहे थे। तो यहां पर अपने को क्या देखना है कि जो ये सेट होगा, ये सेट जिस सेट से आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, उस सेट को हम बोलते हैं यहां पर डोमेन। तो जिस सेट से हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उस सेट को हम बोलेंगे डोमेन। क्या लिखा है यहां पर देखिए, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। मतलब उस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी वो। और अगर हम मान लीजिए, ये तो हुई हमारी कि अगर हम ऐसे मैपिंग में अगर देख रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास बेसिकली कोई फंक्शन ऐसी हमें दे दिया, अब उसकी अगर हमें डोमेन के बारे में बात करनी है तो हम कैसे बात करेंगे। तो x की जो वैल्यूज फंक्शन ले सकता है, x की वैल्यूज मतलब जो यहां पर रखी हुई थी, हमने देखा था। तो यहां पर जो वैल्यूज रखी है सेट ए में, वही हमारी x की वैल्यूज होंगी। तो जो x की वैल्यूज हमारा फंक्शन ले सकता है, उन x की वैल्यूज के सेट को, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड, उनको हम बोलते हैं डोमेन। तो बेसिकली डोमेन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो x की टर्म्स में और दूसरा हम सेट की टर्म्स में ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब डोमेन निकालेंगे कैसे। डोमेन तो हमें पता चल गया कि डोमेन क्या है, लेकिन हम डोमेन निकालेंगे कैसे। अब हर बार तो अपने को क्वेश्चन में ये डायग्राम्स नहीं दिए हुए होंगे, हमें फंक्शंस गिवन होंगे। तो फंक्शंस की डोमेन के बारे में हम कैसे बात करेंगे। देखिए बेसिकली डोमेन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, तो हम x की वो वैल्यूज निकाल सकते हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो यहां पर वही लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। मतलब आप x की वो वैल्यूज अगर निकाल लेते हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो वो हमें मिल जाएगी हमारी fx की डोमेन। दूसरा तरीका क्या है, उल्टा सोच सकते हैं। उल्टा क्या सोच सकते हैं हम लोग, मतलब इसका जस्ट अपोजिट सोचें कि x की वो वैल्यूज निकाल लो जिनके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। x की वो वैल्यूज निकाल लो जिनके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। और डिफाइन ना होने का क्या मतलब है, वो अभी डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमें वो वैल्यूज मिल गई जिनके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम उन्हें ऑल रियल नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लीजिए x इक्वल्स टू -1 पर मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, r में से ये -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी। अब ये r क्या है, r है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब -∞ से इंफिनिटी तक का जो सेट होगा उसे हम बोलते हैं r, ऑल रियल नंबर्स। अब ये तो हुई हमारी बात कि जब हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब फंक्शन डिफाइन ना होने का क्या मतलब है, फंक्शन ना डिफाइन होने का मतलब है कि आपको या तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाए या इमेजिनरी मिल जाए। इमेजिनरी मतलब जैसे समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए रूट ओवर मेरे पास लिखा है यहां पर x² -2, सपोज ये लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैं इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं, तो अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, √1² -2 दैट इज 1 - 2, तो ये मिलेगा √1। अब रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, अगर आप रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी रख दोगे तो स्क्वायर रूट को बहुत बुरा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट को तो हमेशा केवल कैसी वैल्यूज पसंद है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, या बोले नॉन नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जीरो भी उसमें हम ले सकते हैं। तो यहां पर हमारे रूट को नेगेटिव वैल्यूज कभी पसंद नहीं आएंगी। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा इमेजिनरी बन गया, ये एक रियल नंबर नहीं रहा, ये कैसा बन गया, हमारा एक इमेजिनरी नंबर बन गया। तो जब भी आपको इमेजिनरी नंबर मिल जाए,
इनफाइनाइट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1/x प्लस 1 लेट से लिखा हुआ है, यहां पर सपोज ये लिखा हुआ है। अब अगर हम इसमें डालें x इक्वल टू -1, अगर आप इसमें x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो आपको 1/0 मिल जाएगा। आप देख रहे हो ये इनफाइनाइट मिल गया। ये क्या मिल रहा है हमें यहां पर? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट भी नहीं मिलना चाहिए, इमेजिनरी भी नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे केसेस जब आपको इमेजिनरी मिलने लगे, इनफाइनाइट मिलने लगे और तीसरी चीज इनडिटरमिनेट फॉर्म्स अगर मिलने लगे, तो उस केस में, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं वो भी अभी देखते हैं। तो इनफाइनाइट और इमेजिनरी का डिस्कशन हमारा हो चुका है। तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इट मींस इट्स वैल्यू बिकम्स इमेजिनरी और इनफाइनाइट और इनडिटरमिनेट। इट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, यहां पर भी इनडिटरमिनेट आएगा, ये आएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस सेट फ्रॉम R टू गेट डोमेन। यही मैंने किया यहां पर। हमने क्या किया यहां पर, जैसे मान लीजिए ये -1 पर नहीं आ रहा है, तो इसकी डोमेन के लिए हम क्या करेंगे? R में से -1 को हटा देंगे। R में से हम -1 को हटा देंगे। अब रूट के लिए क्या करना है ये भी देखेंगे अगले स्लाइड्स में। तो यहां पर अभी के लिए इतना ही। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं? ये टोटल 7 हमारे पास फॉर्म है। जैसे मान लीजिए आपकी 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0। तो बेसिकली ये 7 हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। अगर ये हमें कभी भी मिल रहा है किसी भी x की वैल्यू पर, तो हम उस x की वैल्यू को R में से हटा देंगे, मतलब वो हमारा डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक मान लीजिए फंक्शन है x² - 1 अपॉन x - 1। लेट्स से ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में अगर हम देखें तो अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आपको ऊपर भी 0 मिलेगा और नीचे भी 0 मिलेगा। तो 0/0 फॉर्म मिल रहा है, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो ये इनडिटरमिनेट वाला केस हुआ, ये इनफाइनाइट वाला केस हुआ और ये इमेजिनरी वाला केस हुआ। तो ये तीनों केस हम यहां पर देख चुके हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी कोई भी कंडीशन जनरेट होगी तो हम x की उन वैल्यूज को उस सेट में से हटा देंगे, मतलब उनको हम डोमेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोमेन अब हमें निकालनी है। तो डोमेन निकालने के लिए जैसे हमारे पास यहां पे स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपको डोमेन निकालनी हो तो आपको यह चीज फॉलो कर लेनी है, बस सिंपल। आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड टू इनसाइड का क्या मतलब है समझिएगा। आउटसाइड टू इनसाइड का मतलब है कि बाहर से हम अंदर की तरफ चलेंगे। अब बाहर क्या फंक्शन लिखा है हमारे पास? बाहर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स लिखा है। अब हम साइन इनवर्स से पूछेंगे, हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स से हम पूछेंगे कि बताइए आपको क्या वैल्यूज चाहिए। तो वो क्या बोलेगा कि वो बोलेगा कि मेरे अंदर तो आप -1 से लेकर 1 तक की वैल्यूज पुट कर लो। ये चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर हम केवल -1 से 1 तक की ही वैल्यूज रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने साइन इनवर्स से पूछा आपको क्या चाहिए, उसने बोला -1 से 1 तक चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने बोला कि चलो जो भी तुम्हारे अंदर है वो -1 से 1 तक हो जाएगा। हमने यही किया, हमने साइन इनवर्स से पूछा, उसने जो बोला हमने वो फॉलो किया। तो हमने क्या किया? -1 से 1 तक कर दिया जो भी उसके अंदर लिखा था। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारी डोमेन आ जाएगी। बस इतना सा काम करना है, वेरी इजी। अब क्या करेंगे यहां पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अगर, तो देखिए अगर इस पूरी इनइक्वालिटी में आप 3 ऐड कर देंगे तो यहां से ये 3 हट जाएगा। तो हमने पूरी इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर दिया तो इधर 3 - 1 ये बन गया, इधर 3 ऐड करेंगे तो ये 3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर 2x बचेगा केवल, यहां पर 3 + 1 4 बन जाएगा। अब यहां पर जो इनइक्वालिटी स्टेप के बाद आपको मिलेगी 2 < 2x < 4। अब बच्चों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आप इनइक्वालिटी में एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हो। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर जब आप यूज करने लगेंगे, मतलब नेगेटिव नंबर से कभी भी डिवीजन
या कभी भी मल्टीप्लीकेशन इनइक्वालिटीज में मत करना, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव से कुछ भी चेंजेस करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज होते हैं। यहां पर अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है 2 तो 1, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इधर बनेगा 1, इधर बनेगा x और इधर बनेगा 4/2 2। तो इसका मतलब आपका मिला x 1 से लेकर 2 तक है, इंक्लूडिंग 1 and 2। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2। क्लोज इंटरवल, दोनों पर क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि जैसे आपकी यहां 1 और ये 2 है, तो 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी तो इंक्लूड होगी ही होगी, साथ ही साथ ये 1 भी और 2 भी, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। मतलब x इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है और x इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब है। तो इस तरह से हम जो है इस तरह के फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डोमेन ऑफ, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। अब इसमें भी वही करना है अपने को, यहां पर भी हम आउटसाइड टू इनसाइड चलने वाले हैं, मतलब बाहर से अंदर चलेंगे। अब जैसे ही हम बाहर देखा तो सबसे पहले हमें ये स्क्वायर रूट मिल गया। जैसे ये स्क्वायर रूट मिला, हमने इससे पूछा आपको क्या चाहिए, तो इससे क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मेरे अंदर तो आप जो भी वैल्यू रख रहे हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जो भी आप रूट के अंदर रखोगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हम नहीं डाल सकते, तो हम यही उसकी इच्छा पूरी करेंगे। तो रूट ने बोला कि मेरे अंदर आप ये कंडीशन फॉलो कर दो तो मैं खुश हूं, तो हमने क्या बोला, ठीक है खुश रहो। तो यहां पर जो भी आपका इसके अंदर लिखा था हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था उसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो वो यहां पर ये कंडीशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सुनिए ध्यान से, हमने इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर उठाकर लेकर आ गए, तो जब माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो वो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां से 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो बन गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बना हमारा एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर इधर एक्स स्क्वायर लिख दें इधर 16 लिख दें, मतलब हमने उल्टा कर दिया। अब देखो ये जो इनइक्वालिटी है इसका मुंह 16 की तरफ खुला हुआ है, तो हम क्या करेंगे 16 की तरफ ही इसका मुंह खोल देंगे, तो ये इनइक्वालिटी हमारी ऐसी बन गई। अब क्या करेंगे, अब 16 को उठा के इधर लेके आओ। 16 को उठा के जब इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। इसके फैक्टर्स किए जाएंगे तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 4 इंटू ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे यहां से। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम यहां पर वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे। वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है, एक नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल वैल्यूज प्लॉट कर दो। क्रिटिकल वैल्यूज मतलब जहां पर आपके फैक्टर्स 0 हो रहे हैं, ये क्या है 4 पर 0 हो रहा है तो यहां पर 4 पुट कर देंगे, यहां पर -4 पर 0 हो रहा है तो -4 प्लॉट कर देंगे। अब बोल रहे हैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस दे दो, तो प्लस माइनस प्लस। ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 का नाम सुनते ही हमारे मन में तुरंत नेगेटिव की फील आएगी, और अगर आपके मन में नेगेटिव की फील आ रही है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर ये नेगेटिव रीजन चूज कर लेंगे। और नेगेटिव रीजन क्या है हमारा, -4 से 4, -4 से 4। अब -4 से 4, अब यहां पर देखिए इक्वालिटी का साइन है, यहां पर अगर हम गौर से देखें तो इक्वालिटी का साइन है, तो इसका मतलब -4 और 4 भी हमारे इंक्लूड होंगे। तो यहां पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -4 to 4, जो कि यहां पर आपका लिखा है x लेस देन इक्वल टू 4, तो देखिए 4 से तो छोटा है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो ये -4 से बड़ा है, तो ये और ये चीज सेम ही है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो -4 से 4 हो जाएगा। अब जो ये x की वैल्यूज है यही तो डोमेन है, जो x की वैल्यूज है वही डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या है कि आप x की क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो हमारी इस क्वेश्चन की डोमेन जो है वो -4 to 4 आ जाएगी। तो ये जो है हम इस तरीके से डोमेन यहां पर निकाल सकते हैं। अब जो है हमने 2 एग्जाम्पल देखे, लेकिन दोनों ही एग्जाम्पल में हमारे पास केवल एक ही फंक्शन था, मतलब सिंगल फंक्शन था। अब मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस का सम लिखा हो, या उनका प्रोडक्ट लिखा हो, या उनका डिवीजन लिखा हुआ हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, मान लीजिए fx और gx, ये हमारे पास 2 फंक्शन है। अब fx की जो डोमेन है वो हम मान लेते हैं d1 और gx की जो डोमेन है
वो हम मान लेते हैं d2। fx की डोमेन d1 है, gx की डोमेन d2 है। तो इस केस में अगर मेरे को fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx, इन तीन फंक्शंस की डोमेन, तीन कैसे हुए, अरे बीच में प्लस माइनस लिखा है, देखो बीच में प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब वो दो फंक्शन है, एक fx प्लस gx और एक fx माइनस gx। तो ये दो फंक्शंस है, और एक कौन सा, fx इंटू gx। तो यहां पर जो इन तीनों की डोमेन होगी वो हम लिख सकते हैं d1 इंटरसेक्शन d2। ये d1 इंटरसेक्शन d2 क्या है समझिए, जैसे यहां पर आप देखो मेरे पास ये आया -4 से 4। अब मान लीजिए ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन लिखा होता तो हम क्या करते, इसकी ये डोमेन इंटरसेक्शन लेते किसके साथ, इसके साथ। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हमारा आता वो हमारा फाइनल हो जाता इन दोनों के सम के बराबर। तो वही यहां पर बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसकी डोमेन d1 इसकी डोमेन d2 है, तो इनकी जो डोमेन होगी वो दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेके हमें मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें इनके डिवीजन के डोमेन की, ये तो इनके सम, डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट की डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में आप इंटरसेक्शन तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरसेक्शन तो लेना ही है, लेकिन इंटरसेक्शन के साथ साथ हमें एक काम और करना रहेगा, और वो काम क्या होगा हमारा, कि वो x की वो वैल्यूज जिन पर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, मतलब gx हमारा जिन वैल्यूज पर जीरो हो रहा होगा उनको हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए x इक्वल टू 2 पर gx जीरो हो रहा है तो ये ओवरऑल फंक्शन तो फिर इनफाइनाइट बन रहा है ना। मान लीजिए x इक्वल टू 2 पर gx जो है वो हमारा जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर ये ओवरऑल फंक्शन तो इंफिनिटी दे रहा है, तो x इक्वल टू 2 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं आ सकता, तो हम उसको यहां से ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस x फॉर विच gx इक्वल्स टू 0। आई होप ये चीज क्लियर होगी कि अगर आपको दो फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन दिया हुआ हो तो आप उनकी डोमेन किस तरह से निकालोगे। नेक्स्ट, अब इसी के ऊपर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखें ध्यान से, तो दो फंक्शंस का डिवीजन है, एक ये 2x प्लस 1 और एक x स्क्वायर माइनस 9। तो इन दोनों फंक्शन का अगर हम यहां पर डिवीजन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको x की वो वैल्यूज, पहले तो दोनों की डोमेन देख लेंगे, उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, लेकिन डिनोमिनेटर जिस x की वैल्यू पर जीरो हो रहा होगा उन x की वैल्यूज को हम d1 इंटरसेक्शन d2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहां पर आप देखिए ऊपर क्या लिखा है 2x प्लस 1, नीचे क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस 9। तो आप दोनों वैल्यूज, दोनों को देखोगे ना, अगर सेपरेटली अगर हम देखते हैं, सेपरेटली बात कर रहे हैं अभी इस फॉर्म में नहीं, तो 2x प्लस 1 में आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब x बिलोंग्स टू r हो जाएगा यहां पर डोमेन, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं। x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हो। x स्क्वायर माइनस 9 में भी कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि ना तो ये कभी इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट मतलब कभी भी ऐसा नॉट डिफाइंड नहीं होगा, हमेशा डिफाइंड होगा ये, तो आप यहां पर भी x बिलोंग्स टू r पुट कर सकते हो, तो इसकी भी डोमेन ये हो जाएगी। अब d1 इंटरसेक्शन d2 की अगर मैं बात करूं, ये तो हुई हमारी d1, ये हुई हमारी d2। अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो 1 इंटरसेक्शन 2, तो देखिए ये यहां पर माइनस इंफिनिटी है, यहां पर प्लस इंफिनिटी है, ये बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू r, मतलब यहां से लेकर ये पूरी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएगी। फिर ये भी बोल रहा है x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब इसमें भी यहां से लेकर यहां तक की इन दोनों की ओवरलैपिंग कितनी है, पूरा ओवरलैप ही तो कर रहे हैं ये लोग, पूरा ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन भी हमारा x बिलोंग्स टू r ही आ जाएगा। तो ये तो हुआ इनका इंटरसेक्शन, मतलब इसकी जो डोमेन है वो ये आई। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वो x की किस वैल्यूज पर जीरो हो रहा है ये अपने को चेक करना रहेगा, और उसको हम फिर पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें यहां पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो चेक करेंगे हम x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 पर। अब x स्क्वायर माइनस 9 को हम 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहां पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइज करके, 9 को 3 स्क्वायर लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बन जाएगा।
इक्वल्स टू 0। फिर यहां पर आएगा आपका, देखिए इन दो से आप या तो दो कंडीशन बनेगी, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दोनों बनेगी। अब यहां और सॉरी यहां पर ओ एंड नहीं आएगा, और आएगा कि या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, हो सकता है दोनों भी 0 हो जाए। तो यहां से हमारा x इक्वल टू माइनस 3 आएगा, और इधर से x इक्वल टू 3 आएगा। मतलब अगर x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू माइनस 3 हुआ, इन दोनों में से अगर x ने कोई भी एक वैल्यू ले ली, तब उस केस में हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने को r में से ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो -3 और 3, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये जो है ये हमारी डोमेन बन जाएगी इस fx की, सिंपल। तो अब जो यहां पे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो बोल रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x। अब यहां पर हमारे पास जो है स्क्वायर रूट है, तो हमने क्या, हम वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि आउटसाइड टू इनसाइड। तो हमने सबसे पहले बाहर अगर देखा तो हमें ये स्क्वायर रूट मिला, हमने इससे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो इसने बोला कि मेरे अंदर तो सिर्फ आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो, मतलब जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो वो नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो मैं खुश हूं। हमने बोला ठीक है तुम खुश रहो, हम इसके अंदर की जो चीज है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। हमारी क्या शर्त है कि हम इस डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देंगे, हम इस डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये हमारा इनफाइनाइट बना देगा, और इन्फिनिटी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, हमने यहां पर ये दो कंडीशन लगा दी, एक तो रूट के अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो रूट की शर्तों पे है और ये हमारी शर्तों पे है कि डिनोमिनेटर हमें कभी 0 नहीं होने देना है। फिर उसके बाद इसे अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। यहां पे अगर इसको देखा जाए तो देखिए इसका एक मेथड होता है कि जो भी हमारे यहां पर फैक्टर्स आप देख पा रहे हो, सब में x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, सभी में x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो ऊपर तो x माइनस 2 है तो +1 है, कोई इश्यू नहीं है, एज इट इज रहने दो। लेकिन नीचे आप देखो x का कोफिशिएंट -1 है, तो उस -1 को +1 बनाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप माइनस से इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करके नीचे बनेगा x माइनस 3, और इधर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो 0 ही रहेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आप जब भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव क्वांटिटी से, तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज करना है। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहां पर हम लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। ये काम हमेशा करना, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब इनइक्वालिटी का साइन जरूर चेंज होगा। अगर आप उसे चेंज नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट गलत आने वाले हैं। अब यहां पर अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर वेवी कर्व मेथड, एक क्रिटिकल वैल्यू है 2, दूसरी क्रिटिकल वैल्यू है 3, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगा देंगे। ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है हमें नेगेटिव पोर्शन सेलेक्ट करना है। तो नेगेटिव पोर्शन यहां पर कौन सा है, ये है। तो 2 to 3, x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब यहां पर हमें देखना है कि हम कौन सा ब्रैकेट लगाएं, ये वाले लगाएं या ये वाले लगाएं, ओपन वाले लगाएं। तो ये सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए हम इस 2 पर देखेंगे। तो 2 पर आप देखो, इसमें क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। आप जब 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 न्यूमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में -1, तो इधर भी 0 बन रहा है, उधर भी 0 बन रहा है, तो दोनों तरफ 0 बन रहा है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो इसका मतलब 2 तो सेटिस्फाई करेगा। तो 2 पर हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे क्योंकि 2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम बात करें 3 की, तो जब हम 3 पुट करेंगे तो आप यहां पर एक चीज बड़े ध्यान से देखिए, ये जो है ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, मतलब ये पूरा इंफिनिटी बन जाएगा हमारा। तो हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x3 नहीं हो सकता। तो हम 3 पर ओपन इंटरवल रखेंगे, तो 2 to 3 ये बन जाएगा। इसे हम बोल देते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1 कहां से आई हमारी, इसको सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करने से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। तो यहां पर 3 - x नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हम x - 3 नॉट इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इक्वालिटी में सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, x नॉट इक्वल टू 3, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी है, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, x बिलोंग्स टू 2 to 3, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को बेसिकली 1 and 2, आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर बीच में एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब है कि इससे जो रिजल्ट आएगा और इससे जो रिजल्ट आएगा, दोनों का अपने को इंटरसेक्शन लेना है। एंड का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां पर आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो ये हमारा 2 है यहां पर, ये यहां पर 3 है। तो ये इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि 2 to 3, लेकिन 2 पर क्लोज इंटरवल है इसलिए सॉलिड लाइन बना देंगे, और 3 पर क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है इसीलिए डॉटेड लाइंस बना देंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये तो बन गई हमारी इनइक्वालिटी नंबर 1। उसके बाद ऊपर लिखा है x नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, और 3 तो वैसे भी नहीं है वो, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 से 3 आएगा, और 3 पर ओपन इंटरवल यहां पर आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर यहां से बन जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत इजी है ये चीज। सबसे पहले अपने को रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, फिर डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 किया। उन दोनों को सॉल्व करके जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारी कोडोमेन। अभी तक हम लोग डोमेन देख रहे थे, अब हम कोडोमेन देखेंगे। देखिए जो ये सेट थे हमारे, ये सेट ए और ये जो सेट था हमारा बी, इसमें जितने एलिमेंट थे इसे हम बोल रहे थे डोमेन। अब इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे बी में, मतलब जिससे हम डिफाइन कर रहे थे उसको डोमेन, और जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं उसको हम यहां पर बोल देंगे कोडोमेन। इसको कोडोमेन बोलते हैं। बस इतनी सी इसकी में है कोडोमेन में। जैसे मान लीजिए f फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स, तो हम इसको देख के हम क्या समझते हैं, इसको देख के हम समझते हैं कि ये जो है ये है हमारी डोमेन, और ये जो है R, ये है हमारी कोडोमेन। तो अगर इसको देखा, अगर इसे लिख के कोई आपसे पूछने लगे कि कोडोमेन बताइए क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन जो है इसकी वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, और जो डोमेन है वो क्या है इसकी, नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से हम कोडोमेन को देख सकते हैं, बहुत इजी है। अब रेंज क्या है ये जरा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए, पहले मैं मैपिंग से ही बता देता हूं। तो मैपिंग से जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सेट ए है, ये मान लीजिए सेट बी है। मान लीजिए यहां पर ये ए बी सी डी, और ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 भी है यहां पे। मान लीजिए ए को हम कनेक्ट करते हैं 3 से, बी को लेट से 1 से, सी को मान लीजिए 6 से किया, और डी को मान लीजिए मैंने 4 से किया। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, ये जो वैल्यूज है जो आप सेट ए में देख रहे हो, ये किसकी वैल्यूज है, एक्स की। ये एक्स की वैल्यूज है। मान लीजिए हमारा फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो सेट ए में जो वैल्यूज होंगी वो x की वैल्यूज होंगी। तो ए बी सी डी जो है वो x की वैल्यूज है, मतलब ये डोमेन है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि डोमेन क्या है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब कोई पूछेगा कि कोडोमेन क्या है, तो अभी अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले ही, पिछली ही स्लाइड में हमने पढ़ा है कि कोडोमेन जो है वो सेट बी हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये हमारी कोडोमेन है। अब बात करते हैं रेंज की, कि हमारी रेंज क्या होने वाली है। देखिए सेट बी में जितने एलिमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं, यहां पर कौन कौन एसोसिएटेड है, 1 3 4 6। तो जो जो एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं 1, फिर 3 4 एंड 6।
तो 3, 4 एंड 6। तो ये जो है ये हमारी रेंज होगी। अब देखिए इनको जैसे मान ली इससे ये जो सेट है हमारा, इसमें होती है हमारी इमेजेस। इसे बोलते हैं हम ए की इमेज 3 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 6 है, डी की इमेज 4 है। तो आप रेंज को ये भी बोल सकते हो कि ये जो रेंज होगी ये आपकी सेट ऑफ इमेजेस होगी, सेट ऑफ इमेजेस, ये भी हम बोल सकते हैं रेंज को। अब और क्या है यहां पर, जैसे मान लीजिए आप x की वैल्यू ये पुट कर रहे हो a, मान लीजिए आप x की वैल्यू 1 a पुट की है इसमें। अब a पुट करने से जो ये मशीन है, ये मशीन आपको क्या दे रही है 3, तो इसका मतलब आपको f ऑफ a की वैल्यू 3 मिल रही है। तो x इक्वल टू a पर हमें fx 3 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो fx की वैल्यूज होंगी, जो fx की वैल्यूज होंगी वही हमारी रेंज हो जाएगी। तो यहां पर x की वैल्यूज डोमेन कहलाएगी और fx की वैल्यूज रेंज कहलाएगी। तो क्या लिखा है ऊपर, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b देन सेट ऑफ इमेजेस, वही जो मैंने आपको बताया यहां पर ये और ये इमेजेस हैं, इन सेट b इज कॉल्ड रेंज ऑफ दैट फंक्शन, या फिर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन मतलब fx की जो वैल्यूज का सेट होगा उसको हम रेंज बोलते हैं। तो ये हो जाती है हमारी यहां पर रेंज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेंज को हम किस किस तरीके से, बेसिकली 4 तरीके हमारे पास है रेंज निकालने के। कौन कौन से, सबसे पहला जो तरीका है हमारा, स्टैंडर्ड फंक्शंस की रेंज हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि साइन एक्स की, कोस एक्स की रेंज हमें पता है -1 से 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। वैसे tan x की भी हमें रेंज पता है, ऑल रियल नंबर्स होती है। साइन इनवर्स x की भी रेंज हमें पता है, -1 से 1 होती है। तो इस तरह से जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे उनकी रेंज को यूज करके हम रेंज किसी भी फंक्शन की निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये जो टॉपिक है ये हमारा प्रोग्रेशन में होता है। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये रिलेशन हम प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं, तो उसी का यहां पर हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें हमें बताया जाता है कि रेंज जो होगी किसी भी क्वाड्रेटिक की वो क्या होगी, वो डिपेंड करती है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, जो हम यहां पर पढ़ेंगे। तो चिंता मत करना, यहां पर पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में कि कैसे आप लोग एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकाल सकते हो। फोर्थ है हमारा यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का यूज करके भी हम लोग रेंज निकाल सकते हैं, वो भी हम यहां पे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उसे निकाल सकते हैं। तो सब बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूजिंग रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज यूज करके आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि आपको बताना है कि रेंज ऑफ 1/2 टाइम्स साइन इनवर्स x। अब ध्यान से सुनना, डोमेन में हम लोग बाहर से अंदर आते थे, अंदर तो आ चुके हैं, अब क्या करेंगे, अब हम अंदर से बाहर जाएंगे। ठीक है, यही तो कर दो। मान लो आप कहीं बिल्डिंग में गए तो पहले बाहर से अंदर जाओगे, फिर अंदर से बाहर आओगे। तो पहले डोमेन पढ़ा, तो डोमेन में क्या हुआ, हम पहले बाहर से अंदर आए। अब हम क्या करेंगे, अंदर से बाहर आएंगे। तो अंदर से बाहर आएंगे तो हम अंदर वाले फंक्शन से पहले पूछेंगे कि आपकी रेंज बोलो। तो साइन इनवर्स बैठा है, साइन इनवर्स क्या बोलेगा, साइन इनवर्स एक्स बोलेगा। ओके, यहां पर ये मैंने गलत बता दिया, सॉरी। दिस इज -π/2 से π/2 ये होती है, इसको ऊपर लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 होगी, और साइन एक्स की जो रेंज होगी वो -1 से 1 होती है। इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, साइन एक्स की जो रेंज होगी वो -1 से 1 होगी, साइन इनवर्स एक्स की जो होगी वो -π/2 से π/2 होगी। अब यहां पर अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स बोल रहे हैं कि यहां पर हमारा उससे पूछा हमने कि आप क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो, तो उसने बोला कि -π/2 से π/2 तक कुछ भी ले सकता हूं। हमने बोला ठीक है। अब हमने बाहर देखा क्या मल्टीप्लाई है इसमें, 1/2। तो बेसिकली अपने को जो बीच में लिखा है ना, इसको ये बनाने की कोशिश करनी है। तो अगर हम इसको ये बनाने की कोशिश करें तो इसको मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसको करना है तो फिर पूरी इनइक्वालिटी को करना पड़ेगा। तो पूरी इनइक्वालिटी को ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहां पर -π/2 से क्या मिल जाएगा अपने को, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे है यहां पर -π/4, क्योंकि आपके पास लिखा है -π/2
अब 2 से 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, यहां पर देखिए ये बन जाएगा -1/2, माइनस साइन बाहर आएगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब यहां से अगर 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। इसे देखिए -π/4 बन रहा है, वो लिखा ऊपर, ये 1/2 साइन इनवर्स x ये लिखा, फिर ये π/4 बन रहा है तो ये लिखा। यहां पर क्या देख पा रहे हो आप कि ये जो था ये हमारा y था, तो ये y जो है -π/4 से π/4 में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/2 साइन इनवर्स x की रेंज है वो हमारी -π/4 से π/4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यहां पर मोड 2/3 साइन x की रेंज यहां पर हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाले से पूछेंगे, क्योंकि अंदर से बाहर जाना है ना, तो अंदर वाले से पहले पूछना पड़ेगा। तो अंदर वाला क्या लिखा है, साइन x, तो साइन x हंसी खुशी बोलेगा कि मेरी रेंज जो है वो -1 से 1 तक है। साइन x ने बोला मेरी रेंज -1 से 1 तक है। अब हमने क्या देखा कि यहां पर 2/3 भी मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हो, यहां पर बनेगा 2/3 से मल्टीप्लाई, और यहां पर भी 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2/3, जो कि ये लिखा आपकी स्क्रीन पर। फिर यहां पर 2/3 साइन x, और ये बन जाएगा 2/3। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब आपको 2/3 साइन x की रेंज नहीं निकालनी है, रेंज जो है वो यहां पर 2/3 साइन x की नहीं निकालनी है, उसके मॉडुलस की निकालनी है, 2/3 के मोड की निकालनी है। तो मॉडुलस की एक खास बात होती है, हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। मॉडुलस की खास बात यह है कि ये जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज के अंदर होंगी उन सबको पॉजिटिव बना देगा। जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज इसके मॉडुलस के अंदर रखी होगी उन सबको ये पॉजिटिव बना देगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये अगर 2/3 साइन x जो है, अगर वो हमारा -2/3 से 2/3 तक है, तो जब इसका आप मोड़ लोगे तो जितनी भी ये नेगेटिव वैल्यूज थी ना, ये सबको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब अब इस केस में इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी यहां पर 0 बन जाएगी। तो ये बन जाएगी हमारी 0, ये बन जाएगा हमारा <= 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से लेकर 2/3 तक आ जाएगी। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो हमारा 0 से 2/3 बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहां पर रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो तरीका है वो हमारा am <= gm यूज करके भी हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। अब अगर हम am <= gm देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं ये होता क्या है, am क्या है और gm क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं, ध्यान रहे n पॉजिटिव नंबर्स। जब भी आप ये चीज अप्लाई करोगे तब उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि जिसके ऊपर भी आप ये लगा रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आप ये नहीं लगा सकते। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए a1 a2 a3 an, मेरे पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, am जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, अरिथमेटिक मीन होता है इन सारी की सारी n नंबर्स का सम करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स से, कि टोटल नंबर कितनी है हमारे पास n। तो बेसिकली हम इन सबको ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। वही आपके यहां पर लिखा हुआ है कि a1 + a2 + a3 up to an डिवाइड बाय n। तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक मीन। अगर हम यहां पर बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा इन सारी नंबर्स का प्रोडक्ट, जितनी भी हमारी n पॉजिटिव नंबर्स हैं इन सब का प्रोडक्ट और उसकी पावर 1/, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो 1/n। यहां पर हमारे पास n नंबर्स हैं, a1 से लेकर n तक, an तक। तो यहां पर इन सब का हमने प्रोडक्ट कर दिया और उसकी होल पावर चढ़ा दिया हमने 1/n। तो ये अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो जब भी आपको ये रिलेशन लगाना हो तब आपको ये तो पता ही होने चाहिए। अगर ये नहीं पता है आपको तो आप इस रिलेशन का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके ऊपर हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर अगर हम देखा जाए am <= gm का यूज हम कब करेंगे, तो यहां पर इसका यूज तभी मतलब फायदेमंद है अगर आप लोगों के मल्टीप्लाई होने से, जो भी आपके नंबर्स गिवन है, अगर उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई होने से जो वेरिएबल है, जो x होगा या y जो भी वेरिएबल होगा,
अगर वो कैंसिल हो रहा है मल्टीप्लाई करने से, अगर वो कैंसिल हो रहा है तब तो फायदा है, अदरवाइज फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। जैसे कि यहां पर मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देख पा रहे हो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर एम जी एम लगाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या जो ये दो नंबर्स हैं, एक तो ये और एक ये, क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। अब यहां पर एक्स स्क्वायर जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और क्योंकि 4 है यहां पर तो एक्स स्क्वायर बाय 4 ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। वैसे ही 1/8 एक्स स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव तो होगा ही, या ग्रेटर देन 0 लिख लो, सिर्फ ग्रेटर देन 0 भी यहां पर हम लिख सकते हैं। तो अब इन पे हम एम जी एम लगा सकते हैं। तो अगर हम यहां पर लिखें एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, अगर इसमें लिखा जाए तो एम क्या लिखेंगे हम, इनका, इन दोनों का सम, मान लीजिए इसको इन्होंने y माना हुआ है तो इन दोनों का सम, जो कि यहां पर ये लिख दिया गया, डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो नंबर्स हैं, एक नंबर ये और एक नंबर ये, दो नंबर्स हैं तो डिवाइड बाय 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहां पर ये जो है हमारा एम जी एम लगाने से ये बन गया। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इस रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास बेसिकली जो बनेगा वो यहां पर, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं हम, यहां पे ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इधर एज इट इज है, ये इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो एक्स स्क्वायर खत्म, न्यूमिनेटर में 1 × 1 1 बनेगा और डिनोमिनेटर में 4 × 8 बन जाएगा 32, और 32 को अगर आप चाहें तो 16 × 2 भी लिख सकते हैं, 32 को हम 16 × 2 लिख सकते हैं। अब यहां से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एज इट इज। ओके, स्क्वायर रूट बाद में लिखेंगे, पहले यहां से हम देखिए 16 को बाहर निकाल सकते हैं, तो रूट 16 जो है वो हमारा 4 बन के बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से 1/4 एज इट इज, और रूट के अंदर हमारे पास यहां पर 2 तो एज इट इज है ही सही, ये 2 तो अंदर ही रहेगा, 2 थोड़े ना बाहर निकाल सकते हैं, 16 को हम केवल बाहर निकाल सकते हैं। अब यहां से क्या बनेगा, इसको एज इट इज रहने देंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 1/4 और डिवाइड में √2, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये बन रहा है रिजल्ट हमारे पास, तो इसको हम लिख देंगे 1/2√2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2√2। मतलब ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 2√2 से, 2√2 या 2√2 से बड़ी। तो हम यहां से जो इसकी रेंज है वो लिख सकते हैं 1/2√2 से इंफिनिटी तक। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी रेंज। ये हमारा कैसे आया, AMGM का यूज करके आया। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसा कि मैंने बोला AMGM का यूज तभी बेनिफिशियल है अगर आपके पास नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल्स कैंसिल हो रहे हों। अगर वेरिएबल्स ही कैंसिल नहीं हो रहे होंगे तो तब क्या ही फायदा होगा हमारा AMGM लगाने का। तो हमारा तब बेनिफिट हम देखेंगे, तभी हम AMGM की तरफ जाएंगे। अब यहां पर देखिए 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x प्लस 9 पावर x प्लस 9 पावर माइनस x प्लस 3, इसकी रेंज हमें यहां पर बतानी है। तो अगर इसकी रेंज बतानी है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आप देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, हमें पता है दैट a पावर x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। a पावर x जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 5 पावर x भी पॉजिटिव, 5 पावर माइनस x भी पॉजिटिव, 9 पावर x भी पॉजिटिव, 9 पावर माइनस x भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा यहाँ पर। अब हमें इसकी रेंज बतानी है कि इसकी क्या रेंज होगी। तो अगर इसकी रेंज हम देखें तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं, पहले इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो 5 पावर x
प्लस 5 पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। रूट ओवर इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 2 नंबर पे लगा रहे हैं तो इसलिए डिवाइड बाय 2 लिखा है यहाँ पर। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 5 पावर माइनस एक्स क्या होता है, 5 पावर माइनस एक्स होगा 1 अपॉन 5 पावर एक्स। ये दोनों यहां से कैंसिल होंगे तो रूट के अंदर केवल 1 बचेगा। ऐसे यहां पर 9 पावर एक्स प्लस 9 पावर माइनस एक्स में भी हम लोग देख सकते हैं, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही बनेगा। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बिकॉज ये यहां पर 1 बनेगा और अगर इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें 2 को, पॉजिटिव नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 उधर जाएगा, 2 इंटू 1 1 बन जाएगा। तो यहां से जो ये रिजल्ट आ रहा है इसको हमने यहां पर लिख दिया। वैसे ही 9 की पावर के लिए भी यही आएगा। 9 पावर के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए भी यहां पर यही रिजल्ट हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जो ये चीज है देखिए, ये जो चीज है ये हमारी बन रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये 3 है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये 3, तो इनका सम जो है क्या हम बोल सकते हैं कि वो सम ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। 2 2 4 3 7, तो इसका मतलब यहां पर ये हो जाएगा कि हमारा टोटल जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आएगा, मतलब y हमारा 7 से इनफाइनाइट बन जाएगा। इसकी जो रेंज होगी वो हमारी 7 से इंफिनिटी तक हो सकती है, उसकी मिनिमम वैल्यू 7 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी तक जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज अगर हम लोगों को निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेट से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज है वो पूरी तरह से इस a पर पहले तो डिपेंड करती है, मतलब सबसे पहले तो आपको ये a ही चेक करना पड़ेगा। अगर ये a हमने डिसाइड कर लिया तो फिर हमें इसकी रेंज निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। डिसाइड करने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपका a ग्रेटर देन 0 है या फिर a आपका लेस देन 0 है। देखिए अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो रेंज जो है वो हमारी -d/4a से इंफिनिटी, ये जो ऊपर आपका लिखा है उसका मतलब ये है, जो ये आप ऐसा ब्रैकेट देख रहे हो, इस ब्रैकेट को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन ये भी है। वैसे ही यहां पर ये भी हमारा ओपन ब्रैकेट है। अगर मान लीजिए a हमारा लेस देन 0 हो गया तो जो रेंज होगी वो -इंफिनिटी से -d/4a, ये यहां पर क्लोज इंटरवल आएगा -d/4a पर। तो a ग्रेटर देन 0 के केस में तो हमारे पास ये हो जाएगा और a लेस देन 0 के केस में हमारे पास ये हो जाएगा। और यहां पर आप d लिख सकते हो कि d क्या होता है, d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। b x का कोफिशिएंट है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c जो है वो हमारी ये कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से जो हम हैं यहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज के लिए ये रिजल्ट हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसका क्वेश्चन जैसे कि यहां पर लिखा है फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो आपको इसकी रेंज यहां पर बेसिकली बतानी है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की। तो सबसे पहले तो यहां पर ये देखिए कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने यहां पर देखा कितना है, 1। 1 मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमारा ये डिसाइड हो गया कि इसकी जो रेंज है वो -d/4a से इंफिनिटी तक होगी। अब हमारा काम है बेसिकली ये निकालना, -d/4a। अगर ये निकल गया तो रेंज निकल गई। और d क्या होता है, d हमने अभी अभी देखा दैट d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा d। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, b मतलब x का कोफिशिएंट, c की वैल्यू 1 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो होगा b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब 1 और c मतलब 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज -3। तो d की वैल्यू अभी आई है हमारे पास, हमें किसकी निकालनी है, -d/4a। तो -d/4a भी हम यहां पर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। -d/4a कितना बन जाएगा हमारा, -d की वैल्यू हमने -3 अभी यहां पर निकाली है, फिर उसके बाद यहां पर पुट कर देंगे तो -3, तो d की वैल्यू जगह -3 पुट करेंगे, a की जगह 1 पुट करेंगे, बिकॉज a की जो वैल्यू है वो हमारी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। फिर उसके बाद -d/4a की वैल्यू 3/4 आ गई, तब तो सिंपल है क्योंकि हम रेंज क्या बोल रहे थे, -d/4a से इंफिनिटी बोल रहे थे।
तो माइनस डी बाई फोर ए की वैल्यू हमारी 3/4 आई, वो हमने यहां पर पुट कर दी। तो 3/4 से इंफिनिटी हमारी जो है रेंज इस एक्सप्रेशन की बन जाएगी। तो फाइनल जो आंसर है वो हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसका ए नेगेटिव होगा। अब मान लीजिए ए एफ एक्स जो है वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं -2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं -1 एक्स का कोफिशिएंट, और सी जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 3। अब बेसिकली सबसे पहले अगर हमें इसकी रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास -d/4a होना चाहिए, क्योंकि जब a नेगेटिव हो, जब a नेगेटिव है हमारे पास यहां पे क्वेश्चन में, तो जो रेंज होगी वो -∞ से -d/4a होगी। तो पहले d निकालना पड़ेगा, a हमें पता है तो d निकाल लेते हैं -b² - 4ac को यूज करके। अगर यहां पर b की वैल्यू पुट करेंगे -1, a की वैल्यू पुट करेंगे -2, c की वैल्यू पुट करेंगे हम 3। तो b² - 4ac ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो d की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। अगर d = 25 आ रहा है तो इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा -∞ से d की जगह 25/4, a की जगह -2। तो बेसिकली यहां पर -∞ से इसको कैलकुलेट करने से 25/8 बनेगा। तो -∞ से 25/8 तक जो है इसकी रेंज आ रही है, जो कि हमारी यहां पर लिखी हुई है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा -∞ से 25/8। तो इस तरह से बेसिकली हम जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकाल सकते हैं a को चूज करके। अगर आपका a > 0 है तो -d/4 से इंफिनिटी रेंज हो जाएगी, a < 0 है तो -∞ से -d/4 रेंज हो जाएगी। तो ये तो हुआ हमारा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कैसे निकालना है, am/gm का यूज करके कैसे निकालना है, और स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज को यूज करके हम कैसे एक एक्सप्रेशन की रेंज निकाल सकते हैं, वो अब तक हम लोग देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन का यूज करके, अगर हमें डिफरेंशिएशन का यूज करके निकालना हो तो हम वो कैसे करेंगे काम। अगर हम डिफरेंशिएशन का यूज करें तो सबसे पहले तो जो भी आपको फंक्शन गिवन है आप उसका डिफरेंशिएशन कर लो। जो भी फंक्शन गिवन है, बेसिक डिफरेंशिएशन तो फिजिक्स में हम पढ़ लेते हैं, तो बेसिक डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा अभी तक काम आ जाएगा। तो उसको यूज करके सबसे पहले f' निकाल लेना है। अब नेक्स्ट क्या करें सर, नेक्स्ट में आप f' को 0 के इक्वल कर दो, और 0 के इक्वल करके x की वो वैल्यूज कैलकुलेट करो जिन वैल्यूज के लिए f' हमारा 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। अब x की वो वैल्यूज निकाल लेंगे जिनके लिए f' जो है वो हमारा 0 हो जाए। तो ऐसी वैल्यूज बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है। अब जो फंक्शन की मतलब f(x) की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होगी, या तो वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर होगी और या फिर इन पॉइंट्स पर होगी जिन पर f' 0 हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट से f(x), कोई भी फंक्शन है f(x) है। अब f(x) आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, x की वैल्यूज वो बोल रहे हैं कि हमारी a से लेकर b तक आपको बताना है। a से b में इसकी रेंज बतानी है। आपको बोला जा रहा है f(x) की रेंज बताइए a से b में, जब x हमारा a से b में। तो एंड पॉइंट्स जो है वो या तो हमारे a होंगे या b होगा। a और b एंड पॉइंट्स हैं हमारे f(x) के। अब बोल रहे हैं कि f' को 0 के बराबर कर दो, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं इस मेथड में। तो मान लीजिए मैंने f' निकाला और ये 0 हो रहा है एट x = अल्फा बीटा गामा। मान लीजिए अल्फा बीटा गामा पर 0 हो रहा है, तो x की इसे सॉल्व करने से मेरे पास अल्फा बीटा गामा है x की वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, जो इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज होंगी वो कैसे हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, बेसिकली f(a) निकाल लेंगे, f(b) निकाल लेंगे, मतलब एंड पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लेंगे, a पर और b पर, जो इंटरवल हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद f' किस वैल्यू पर 0 हो रहा है, अल्फा पर, तो f(α) निकाल लेंगे। f' 0 होगा, f(α) 0 हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपने को f' इक्वल टू कहां 0 हो रहा है, वो x की वैल्यूज निकाल के हम वहां पर f(α) निकाल लेंगे। फिर वैसे ही हम f(β) निकाल लेंगे और वैसे ही f(γ) भी निकाल सकते हैं।
तो अपने को बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं ये यहां पर निकाल लेनी है, एफ ए, एफ बी, एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा। अब इन वैल्यूज में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप यहां तक क्लियर है। यहां तक अपने को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। करना क्या है, क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि कोई फंक्शन है, उसकी आपको इस इंटरवल में रेंज बतानी है। ये इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। इंटरवल के एंड पॉइंट्स देख लो कि एंड पॉइंट्स क्या है, एक ए है, दूसरा बी है। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम क्या है कि एफ डैश को जीरो कर दो, डिफरेंशिएट करो फंक्शन को और उसको जीरो के बराबर कर दो। जो भी इक्वेशन आपको मिल रही है उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल लीजिए। मान लीजिए जो आपकी एक्स की वैल्यूज आ रही है वो हमारी अल्फा बीटा गामा आ रही है। लेट्स से एक्स की वैल्यूज जो है ये हमारी अल्फा बीटा गामा आ रही है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ये जो एफ एक्स आपको गिवन है, इस एफ एक्स में ये ए पुट करो, ये बी पुट करो, ये अल्फा पुट करो, ये बीटा पुट करो और ये गामा भी पुट करो। तो ये सारे के सारे पुट करके इस फंक्शन में ए बी गिवन इंटरवल के एंड पॉइंट्स और जिन पॉइंट्स पर एफ डैश जीरो हो रहा है उनको इसमें पुट करेंगे और यहां पर ये वैल्यूज हम एक एक करके कैलकुलेट कर लेंगे। इन सारी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम होगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जो मिनिमम होगी वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, जैसे कि हम यहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको बताना है फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल -2 to 5। तो -2 से 5 में आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एफ डैश निकालना। सबसे पहले हमने एफ डैश निकाला तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n जो होता है वो होता है n x रेज टू द पावर n-1। तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का मतलब n की वैल्यू 3 है, तो 3 सामने आएगा, ऊपर 3-1 बनेगा जो कि 2 बनेगा, तो 3x स्क्वायर बन गया। माइनस इसी तरह से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो 2x इंटू -3 -6x। वैसे -9x का डिफरेंशिएशन -9 और 5 का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा, जो कि यहां पर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि 3 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ये। इसके हमने को फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि अपने को ना क्या करना है, बेसिकली इसको 0 के इक्वेट करना है। तो 0 के इक्वल करके हमें यहां से इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है x की। तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो अगर 0 के इक्वल करेंगे तो या तो x - 3 इक्वल टू 0 या फिर x + 1 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 3, यहां से आ जाएगा हमारा x इक्वल टू -1। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारे आ जाएंगे। तो 3 और -1 ये f डैश x जिन पॉइंट्स पर 0 हो रहा है वो पॉइंट्स हैं हमारे 3 और -1। तो अभी तक की पिक्चर यहां पर क्या थी कि f डैश निकाला, f डैश किन वैल्यूज पर 0 हो रहा है हमने वो निकाल ली। अब हमें क्या करना है, f किन वैल्यू पर 0 हो रहा है 3 और -1 पर, तो f ऑफ 3 निकालेंगे, f ऑफ -1 निकालेंगे। फिर -2 से 5 में है तो -2 से 5 में हम f ऑफ -2 निकालेंगे और f ऑफ 5। अब क्वेश्चन ये है, यहां पर बहुत ध्यान से समझना कि f ऑफ 5 निकाले कि नहीं निकाले। देखिए सॉरी, f ऑफ 5 नहीं, f ऑफ 3 और f ऑफ -1 में से, मतलब इन वैल्यूज में से किस पर वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है और किस पर नहीं है। तो इन वैल्यूज में से जो आपकी f डैश से मिल रही है, f डैश इक्वल टू 0 करने से मिल रही है, तो उन वैल्यूज में से जो वैल्यूज इस इंटरवल में लाई करेंगी, इन वैल्यूज में से जो वैल्यूज इस इंटरवल में लाई करेगी, हमें केवल उन्हीं वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, केवल उन्हीं वैल्यूज पर। यहां पर हमने देखा कि 3 भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है और -1 भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसीलिए हमने 3 पर भी वैल्यू निकाली और -1 पर भी वैल्यू निकाली। तो यहां पर अगर हम देखें तो 3 पुट करने से, जब आप मान लीजिए यहां पर -2 पुट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। -2 मतलब या इंटरवल का ये एंड पॉइंट। तो अगर हम ये पुट करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 3, -1 पुट करेंगे तो 10 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो -22, 5 पुट करोगे तो 10। एक कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज -2 पुट कर लेते हैं, तो -2 इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा यहां पर, -2 का होल क्यूब, फिर क्या है -3 टाइम्स
-2 का स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर क्या है हमारे पास -9x, तो ये बनेगा -9 इंटू -2 प्लस 5, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको अगर हम देखें तो यहां से -2 का होल क्यूब बनेगा -8, -2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू -3 इज -12, फिर यहां पर -9 इंटू -2 इज +18 और +5, ये +18 -8 मिलके बना देगा 10, 10 -12 -2 और +5, यहां से आप देखोगे तो ये 3 आ जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली आप ये सारी की सारी जितनी भी 4 वैल्यूज आप देख रहे हो, चारों वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अब इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू हम देख सकते हैं वो है हमारी -22, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू हम देख सकते हैं 10। तो बेसिकली इस फंक्शन की जो रेंज है -2 से 5 में वो ये हो जाएगी, -22 से 10 तक। तो मिनिमम -22, मैक्सिमम 10, तो रेंज -22 से 10 तक हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, बोल रहे हैं फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1 इन द इंटरवल 0 से 1। अब 0 से 1 में बोला गया है, तो एंड पॉइंट्स तो हमें मिल गए, लेकिन पहले अपने को इसका डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो x³ का 3x², x² का 2x और -x का -1 बन जाएगा। फिर इसको अगर हम 0 के इक्वेट करें तो इसका फैक्टराइजेशन करने से अपने को मिलेगा x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आएगा। इसको अगर 0 के बराबर करें तो इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा x इक्वल टू -1, यहां से आएगा x इक्वल टू 1/3। तो बेसिकली ये दो वैल्यूज जो है इन पर हमारा f डैश 0 हो रहा है, लेकिन क्या हम आंख बंद करके इन पर वैल्यूज निकाल दें? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को पहले चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज हमारे गिवन इंटरवल में लाई कर रही हैं। तो गिवन इंटरवल में क्या -1 लाई कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि गिवन इंटरवल 0 से 1 में है और इस इंटरवल में -1 कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब -1 पर हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। 1/3 क्या इस इंटरवल में लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है। तो इसका मतलब हम 1/3 पर, 0 पर और 1 पर, इन तीन वैल्यूज पर चेक करेंगे, अर्थात f(0) कैलकुलेट करेंगे, f(1) कैलकुलेट करेंगे और f(1/3) कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। अब इन तीनों में से जो मिनिमम होगा, जो सबसे कम होगा, वो हमारी fx की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो fx की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम f(0) कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए यहां पर 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 0 प्लस 0² 0 माइनस x की जगह 0 प्लस 1, ये बन जाएगा हमारा 1, मतलब f(0) हमारा 1 आया। फिर जब हम 1 पुट करेंगे तो f(1) कितना बनेगा? देखिए 1³ बनेगा 1 प्लस 1² भी 1 माइनस 1 प्लस 1। अब ये +1 -1 कैंसिल, तो 1 और 1 मिलेगा 2, तो मतलब f(1) आ रहा है हमारा 2। तो यहां पर ये तीनों रिजल्ट हमारे लिखे हुए हैं, f(1), f(1/3) एंड f(0). अब इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो है 22/27 और जो सबसे बड़ा है वो है हमारा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 22/27 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी 2 हो जाएगी। तो बेसिकली हम यहां से बोल सकते हैं कि जो रेंज होगी फंक्शन की वो 22/27 से लेकर 2 तक हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां तक जो हम इस लेक्चर में, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर बेसिकली डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये तीन चीजें हमने बहुत डिटेल में देखा है, कैसे हम डोमेन, कोडोमेन को निकालते हैं, रेंज को निकालते हैं और ये होते क्या हैं। मैपिंग में भी देखा और नॉर्मली फंक्शंस में भी हम लोगों ने इस लेक्चर में देख लिया। अब जो हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम डिफरेंट तरह के फंक्शंस देखेंगे, उनकी डोमेन, कोडोमेन के बारे में देखेंगे कि भाई क्या डोमेन है, क्या रेंज है, क्या कोडोमेन है, ये सब। और बेसिकली हमारा फंक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। फंक्शंस है भाई बहुत वैरायटी के फंक्शंस हो सकता है। अब मैपिंग के बेसिस पर हम फंक्शंस को डिवाइड करते हैं बेसिकली 4 कैटेगरीज में। तो उनको हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें देखने वाले हैं। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर. So see you in the next one. Thank you.